हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन के बारे में आज की क्लास में हम फुल पीएचडी करेंगे कि ग्रेविटेशन कि एक पेड़ के नीचे कौन बैठे थे सर? कौन बैठे थे? न्यूटन साहब। न्यूटन साहब कहाँ पर बैठे थे? एक पेड़ के नीचे बैठे थे। किसके पेड़ के नीचे? सेब के, एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। तो जब वो आराम कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक फल सेब का जो आकर नीचे गिरा। तो उन्होंने इसी बात पर सोचना स्टार्ट कर दिया कि ये नीचे ही क्यों आया, डाउनवर्ड क्यों आया, अपवर्ड क्यों नहीं गया, हॉरिजेंटल क्यों नहीं गया। तो इस पर जब उन्होंने सोचना स्टार्ट किया तो उन्होंने एक थ्योरी दी जिसको बोला गया ग्रेविटेशन। क्या बोला गया? ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन। अच्छा बेटा, इसको ग्रेविटेशन की थ्योरी देने से पहले उन्होंने जब डिस्कवर किया तो उन्होंने देखा, क्या देखा कि एक अट्रैक्शन फोर्स वर्क करता है। एक अट्रैक्शन अट्रैक्शन फोर्स क्या करता है? अट्रैक्शन फोर्स मस्ट बी अट्रैक्शन फोर्स मस्ट बी डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। जब वो इस फिनोमेना को डिस्कवर कर रहे थे तब उन्होंने देखा कि अर्थ के सेंटर की ओर एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है। क्या लगता है? एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशन। अट्रैक्शन फोर्स लगता है जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशन। यानी अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचती है। और ऐसा ही क्या होता है, किन्हीं भी दो जो भी दो ऑब्जेक्ट होंगे सबके बीच में क्या लगेगा? एक फोर्स लगेगा। उसे हम क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशन फोर्स बोलेंगे। आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग देख पा रहे होंगे कि अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स, attraction force between any two object in this universe due to their masses। क्या बोल रहा है वो? due to their masses, यानी दो ऑब्जेक्ट के मासेस के बीच में जो फोर्स लगता है उसे हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशन फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशन फोर्स बोलते हैं। क्लियर हुआ? जैसे कि ये आप खड़े हो और ये कोई सेकंड पर्सन खड़ा हुआ है। ये जो एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट करेंगे ना, ये जो एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशन फोर्स बोलेंगे। वैसे अट्रैक्शन फोर्स बोलते हैं लेकिन अट्रैक्शन फोर्स को ही हम क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशन फोर्स बोलेंगे यहाँ पर। ओके, आगे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, जैसे अट्रैक्शन बिटवीन सन एंड अर्थ। तो इसको बेटा हम ग्रेविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेविटी बोलते हैं। अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड मून, इसको भी हम क्या बोलेंगे? ग्रेविटी बोलेंगे। बोले सर आप तो ग्रेविटेशन पढ़ा रहे थे, ग्रेविटी कहाँ से आ गई? नीचे हम देखेंगे कि ग्रेविटी क्या होती है, इसको भी पढ़ना बहुत जरूरी है। अट्रैक्शन बिटवीन 1 kg एंड 2 kg ऑब्जेक्ट, इसको बोलेंगे हम ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स। आप बोलोगे सर ये नई क्या कहानी है तो दो ऑब्जेक्ट ही हैं, तो दो चीज ही, दो ऑब्जेक्ट ही हैं, दो बॉडीज हैं, उनके बीच में फोर्स लग रहा है। आपने वो अभी तो बताया कि जो भी अट्रैक्शन फोर्स रहेगा उसको हम बोलेंगे ग्रेविटेशन फोर्स। बेटा एक डेफिनेशन देखिए ग्रेविटी की, इट इज स्पेशली काइंड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड एनी अदर ऑब्जेक्ट। यानी अगर एक ऑब्जेक्ट अर्थ है, यानी एक ऑब्जेक्ट क्या है आपका? अर्थ है, और दूसरा ऑब्जेक्ट कोई भी है एक्स वाई जेड, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ग्रेविटी बोलेंगे। अगर दोनों ऑब्जेक्ट में से एक भी अर्थ नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशन बोलेंगे। क्लियर हुआ? आई होप इतना क्लियर हुआ। नीचे लिखा हुआ है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन अर्थ एंड एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑन आउटसाइड। सेम लिखा हुआ है, वो डेफिनेशन दूसरी लिखी हुई है उसकी। ओके, इतना क्लियर हुआ? तो हम आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है इसका ग्रेविटेशन फोर्स का यूनिवर्सल लॉ। यूनिवर्सल लॉ क्या होता है? ये न्यूटन्स, इसको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोला जाता है। इसको
न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोला जाता है, क्योंकि इसको डिस्कवर किसने किया था? न्यूटन जी ने डिस्कवर किया था। यहाँ पर आप देखोगे, एक्चुअली में मैं आपको समझा देता हूं पहले कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता क्या है। यहाँ पर हम दो ऑब्जेक्ट लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट और ये लिया हमने दूसरा ऑब्जेक्ट। ओके, इनका कुछ मास रहा होगा, इसका हम m1 मान लेते हैं और इसका हम m2 मान लेते हैं। ओके, इनका सेंटर पॉइंट भी होगा, ये इनका क्या है? सेंटर। और इनके अगर सेंटर है तो इनके सेंटर से कुछ डिस्टेंस भी रही होगी, ये क्या होगी? इनकी डिस्टेंस, जिसको हम क्या मान लेते हैं? d। डिस्टेंस को d से डिनोट कर देते हैं। एक्चुअली में ये लॉ बोलता क्या है? यूनिवर्सल लॉ बोलता है आपका कि इन दो ऑब्जेक्ट का क्या बोलता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होते हैं? फोर्स के प्रोपोर्शनल होते हैं। यहाँ पर आप देखिए, देखोगे लिखा हुआ है डेफिनेशन में, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स। क्या बोल रहा है? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस। क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस। अच्छा बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस बोल रहा है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन m1 इंटू m2, ऐसा लिख सकते हैं। आप बोलोगे सर हाँ बिल्कुल, डेफिनेशन में यही बोला है, तो हम बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं। सेकंड, उसने बोला हुआ है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या बोला हुआ है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। क्या बोला हुआ है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। क्या बोला हुआ है कि उनके जो सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस है, उनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस है, वो क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? फोर्स के। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, एफ प्रोपोर्शनल साइन 1/d का स्क्वायर, इसको हम सेकंड इक्वेशन बोल देंगे। जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे, कंबाइनिंग 1 and 2। ओके, तो क्या कंबाइन करने पर हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनल साइन m1 इंटू m2 अपॉन d का स्क्वायर। आप बोलोगे सर हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। जब हम प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं? कोई कांस्टेंट लेके आते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कांस्टेंट लेके आएंगे? जी, क्योंकि यूनिवर्सल ग्रेविटेशन को हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। ओके, जी m1 इंटू m2 अपॉन में d का स्क्वायर, ये आपका निकल कर आ गया ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला। यहाँ पर g क्या है आपका? g इक्वल टू यूनिवर्सल g क्या है आपका? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। जी क्या है आपका? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ओके, अब आपको अगर बोला जाए कि आप जी की यूनिट निकालिए, क्या निकालिए? यूनिट फाइंड कीजिए जी की, तो आप कैसे निकालोगे? जी की यूनिट जब आपको निकालना रहेगा तो आप जी इक्वल टू, जब जी को आप इधर लेके आओगे तो ये डी स्क्वायर यहां से शिफ्ट होकर कहां पहुंच जाएगा? एफ के बगल से, एफ इंटू डी का स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा? m1 इंटू m2। इतना क्लियर हुआ? एक बार हम फिर से देखते हैं। कांस्टेंट साइन हटाया हमने तो क्या आया? सॉरी, प्रोपोर्शनल साइन हटाया तो क्या आया? यूनिवर्सल कांस्टेंट जी आया। तो हमारा ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला बनकर क्या निकला? जी m1 इंटू m2 अपॉन में d का स्क्वायर।
अब हम जी की यूनिट निकाल रहे हैं, तो जी इक्वल टू एफ इंटू डी का स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। अच्छा, हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं क्या कि एफ की यूनिट क्या होती है? आप बोलोगे सर न्यूटन, और डिस्टेंस की किस लेंथ होती है ना, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस को हम किस में मेजर करते हैं? लेंथ में, और लेंथ को हम मीटर से, तो मीटर का स्क्वायर। ओके, और मास को किस में मेजर करते हैं? केजी में, तो m1 का केजी और m2 का केजी। सॉरी। तो हमारी यूनिट निकल कर आ जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू केजी की पावर -2। ये हमारी क्या निकल कर आ गई? यूनिट निकल कर आ गई किसकी? यूनिवर्सल कांस्टेंट की। ओके, आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। क्या है ये? आपकी एसआई यूनिट, यूनिट। ओके। अच्छा बेटा, वैल्यू ऑफ जी, वैल्यू ऑफ कैपिटल जी बोलेंगे एक्चुअली में इसको, क्योंकि स्मॉल जी को हम ग्रेविटेशन ड्यू टू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। वैल्यू ऑफ जी क्या होती है आपकी? 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू केजी की पावर -11। ओके, ये क्या होता है? आपका जी का वैल्यू होती है, और ये फिक्स रहती है आपकी। क्या रहती है? फिक्स रहती है। ओके, ये कहीं भी ऊपर नीचे दाएं बाएं हाइट पर, हाइट से नीचे जाने पर क्या नहीं होती है? कभी चेंज नहीं होती है। क्या नहीं होती? कभी चेंज नहीं होती है। ओके, आई होप इतना क्लियर हुआ होगा आप लोगों के। अब आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर बोला हुआ है फाई जी इज कॉल्ड यूनिवर्सल कांस्टेंट, वही हम बोल रहे थे ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग देखोगे, एज वैल्यू ऑफ जी, एज वैल्यू ऑफ जी रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द यूनिवर्स, यानी यूनिवर्स के बाहर भी जी की वैल्यू क्या रहती है? कांस्टेंट, विच मीन्स इट वैल्यू डज नॉट चेंज विथ चेंज इन प्लेस। प्लेस में चेंज लाने से कैपिटल जी की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। हाइट ईटीसी, दैट इज राइट इज कॉल्ड यूनिवर्सल कांस्टेंट। इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है? यूनिवर्सल कांस्टेंट बोला जाता है। क्लियर? आगे क्वेश्चन दिया हुआ है आपको एक कि if two object of masses 1 kg and 10 kg respect have distance of 1 kilometer, their centers find gravitation force between them। आपसे बोला हुआ है, दो मास दिए हुए हैं आपको, एक 1 kg एक 10 kg, और उनके बीच की डिस्टेंस दी हुई है। जैसे आपको एक ऑब्जेक्ट ए दिया हुआ है, इसका मास दिया हुआ है उन्होंने 1 kg, एक सेकंड ऑब्जेक्ट दिया हुआ है उन्होंने, ये कोई जिसका मास दिया हुआ है 10 kg, और इनके जो सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस है, इनके जो सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, उन्होंने दिया हुआ 1 किलोमीटर। कितना दिया हुआ? 1 किलोमीटर। और आपसे बोला है कि ग्रेविटेशन फोर्स इन दोनों के बीच में कितना लग रहा है वो फाइंड करना है। तो क्या हम सबसे पहले बोल सकते हैं कि ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? आप बोलोगे सर F इक्वल टू जी m1 इंटू m2 अपॉन में डी का स्क्वायर। तो जी हमारा कांस्टेंट रहता है, जी की वैल्यू हमें पता है क्या होती है? 6.67 इंटू 10⁻11। ओके, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी की पावर -2। ये क्या होती है? आपकी कैपिटल जी की वैल्यू होती है। आपको कैपिटल जी की वैल्यू पता है, और साथ में आपको गिवन है, गिवन क्या क्या है? m1 गिवन है आपको, कितना दिया हुआ है? 1 kg। m2 गिवन है आपको, कितना दिया हुआ है? 10 kg। और आपको डिस्टेंस गिवन है, कितना दिया हुआ है? डिस्टेंस कितना है हमारा? 1 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना है हमारा? 1 किलोमीटर। जब आपको सारी वैल्यू गिवन है, तो सिर्फ आपको क्या करना है? फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है। तो जी की वैल्यू हम लिख सकते हैं 6.67 इंटू 10⁻11। ये क्या है? 7 है बेटा, 7। एक मिनट, 6.67 इंटू 10⁻11। m1 कितना है हमारा? 1 kg। m2 कितना है? 10 kg।
ओके, और डिस्टेंस कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। ओके, अच्छा बेटा, इसको हम पहले किलोमीटर को, जो किलोमीटर है उसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि डिस्टेंस को किसमें, मीटर में मेजर किया जाता है, ना कि किलोमीटर में। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 1000 मीटर। तो इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, अच्छा 1000 मीटर को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 10 की पावर क्यू। ओके, तो 10 की पावर क्यू का स्क्वायर। तो ये जब सॉल्व करोगे, आप सॉल्व करोगे तो हम 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11 इंटू 10, 1 का 10 से मल्टीप्लाई या किसी से भी, तो 10। ओके, और इसको जब स्क्वायर हटाओगे तो ये क्या हो जाएगा 10 की पावर 6। ओके, इतना क्लियर हुआ, 10 की पावर 6। तो जब ये नीचे प्लस का है ऊपर जाएगा तो 10 की पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। जब ऊपर जाएगी तो 10 की पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो 6.67 इंटू 10 की पावर, जब -6 -11 में ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, माइनस के 17 इंटू 10। ओके, तो क्या हम इसको, एक जीरो है यानी इसकी पावर +1 बोल सकते हैं, बोलोगे हाँ। तो 6.67 इंटू 10 की पावर -16 रह जाएगा, कितना बचेगा 6.67 इंटू 10 की पावर -16। बोले ये कैसे, जब -17 में से +1 हटाओगे तो कितना बचेगा, -16। ओके, और फोर्स को हम किस में मेजर करते हैं, न्यूटन में मेजर करते हैं। तो आप यहाँ पर यूनिट क्या होगी आपकी, न्यूटन। ओके, आई होप क्लियर हुआ। नहीं हुआ है तो एक बार आप वीडियो रिपीट करके देख सकते हो, और फिर भी नहीं होता है तो मेरे से कमेंट में आकर बता सकते हो। ओके, अब यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ दिए हुए हैं। इंपोर्टेंस क्या होता है इसका, यूनिवर्सल लॉ का इंपोर्टेंस होता है, ये हमारे सोलर सिस्टम को होल्ड करके रखता है, जो भी सोलर सिस्टम है, क्योंकि जैसे सन के अराउंड ऑर्बिट में अर्थ मूव करती है और सारे जितने भी प्लानिट है मूव करते हैं। अगर ग्रेविटेशन फोर्स वर्क नहीं करेगा तो ये सारे क्या एक दूसरे से टकरा जाएंगे, अपना मूवमेंट खो देंगे। ओके, सेकंड दिया हुआ है, इट होल्ड एटमॉस्फेयर अराउंड अर्थ, आपके आसपास के जितना भी एटमॉस्फेयर है उसको होल्ड करके रखता है। थर्ड दिया हुआ है, टाइड एंड वेव्स आर कॉज्ड बाय ग्रेविटेशन पुल ऑफ मून, ग्रेविटेशन पुल ऑफ मून की वजह से जो सी में टाइड और एंड वेव आती है वो किसकी वजह से आती है, ग्रेविटेशन की वजह से। अब जो